नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात हिंसा और तनावपूर्ण हालात से जूझ रहे मणिपुर की। शर्मनाक वीडियो आने के बाद राज्य सरकार कदम उठाती दिख रही है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीडियो के जरिए 10 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से मणिपुर में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। चूड़ाचांदपुर में कल हजारों लोगों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता चूड़ाचांदपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, वहां से वो हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। हम इस वक्त चूड़ाचांदपुर में हैं, जहां पे महिलाओं ने आज एक प्रदर्शन रखा है। यहां पे महिलाओं ने धरना पे बैठे हैं। जो वायरल वीडियो बाहर आए हैं मणिपुर से, जहां पे एक महिला को उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको परेड किया गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, उनका साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धरना पे बैठे हैं इस इंसिडेंट के खिलाफ में। यहाँ पे आप पोस्टर्स भी देख सकते, लिखा हुआ है यू कैन नॉट वायलेट हर सोल। यहाँ पे एक और पोस्टर है जो कहते हैं कि वी आर डॉटर्स ऑफ इंडिया, सेव आवर डिग्निटी। तो ये सारे मैसेजेस के साथ यहाँ पे जो महिलाएं हैं बारिश में भी छाता खोलकर आज यहाँ पे धरने पे बैठा है। और ये धरना जो वायरल वीडियो में हिंसक घटना, महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, उसके खिलाफ में यहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहाँ पे डमी कॉफिन्स भी रखे गए हैं। जो लोग अपने जान खोए हैं इस हिंसा में मणिपुर में, उनके स्मृति में। और महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ वो वायलेंस और जो हिंसा महिलाओं के तरफ हुए हैं इस हिंसा में, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुकी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट किम। और उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। As I have said before, due to the shutdown of the internet, more videos I hope will be coming up after the internet shutdown is open. Women who are there in the relief camps now, are there more such cases of women being tortured or perhaps assaulted, and cases that haven't come out because they're in relief camps, so they haven't been able to go and file complaints? That is exactly. Some of them are there, of course, but some of them they rape and they were already killed. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाएं इकट्ठे हुए हैं अपने आवाज़ यहाँ पे उठाने के लिए। वो कहना चाहते हैं कि महिलाओं को टारगेट करना एक बहुत ही शर्मनाक बात है, न सिर्फ मणिपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जो आरोपी है, जो इस घिनौने हरकत के लिए जिम्मेदार है, उनके तरफ वो चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। और यही मांग वो यहाँ पे रख रहे हैं। जो वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस है चूड़ाचांदपुर में, वहाँ पे, और महिलाओं का प्रदर्शन यहाँ पे इस वक्त चल रहा है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ चूड़ाचांदपुर मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और मणिपुर में हिंसा को लेकर कई तरह के वीडियो इधर उधर एक तरह से सामने आ रहे हैं। इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां अब जानकारी जमा कर रही हैं। वो वीडियोस की भी स्कैनिंग की जा रही है। हिंसा को लेकर सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, न सिर्फ मणिपुर पुलिस द्वारा बल्कि सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा भी। इनफैक्ट जो आर्मी है वो लगातार मई 4 से ये एक्सरसाइज कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा वीडियो, कौन सी खबर सही है या गलत है। कई बार वो जो गलत खबरें हैं उसके बारे में ट्वीट भी करती है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आर्मी कर रही है। दूसरी तरफ मणिपुर पुलिस का कहना है कि जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसके मतलब उसने 10 लोगों की शिनाख्त और कर ली है। वो भी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। फिलहाल अभी गिरफ्त में सिर्फ 4 आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि मणिपुर पुलिस का कहना है कि जब से हिंसा वहां पे शुरू हुई है तब से अब तक उसने 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 2000 के तकरीबन जो हैं 0 एफआईआर हैं। लेकिन जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि पुलिस का क्रंच है। ज्यादातर पुलिस स्टेशन जो हैं, पुलिस वाले वहां पर नहीं आते हैं, पुलिस स्टेशन जो हैं वो खाली पड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने पुलिस वालों से कहा है कि वो
वो आप जल्द से जल्द जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करें, ताकि वो भी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो आगे की जा सके। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 135 कंपनीज जो हैं वो वहां पर भेजी हुई हैं, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लोकल पुलिस की मदद कर सकें। इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो सीआरपीएफ की है। 75 कंपनीज उन्होंने वहां पर लगाई हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को देखने के लिए। बफर जोन्स जो हैं वो मैन कर रही हैं, ताकि दोनों कम्युनिटीज को अलग रखा जा सके। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि फोर्सेस जो हैं उन्हें रोटेट किया जा रहा है, ताकि वो कंप्लेसेंट ना हो। अगर वो एक जगह पर तैनात की गई हैं, कंप्लेसेंट ना हो। तो ये एक्सरसाइज भी जो है वो लगातार वहां पर की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मणिपुर में हुई दरिंदगी की घटना पर संसद से सड़क तक हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के चलते कोई कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हुई। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर चर्चा हो, पर कुछ दल चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर नियम 267 के तहत चर्चा हो, यानी सब कुछ छोड़कर पहले इस पर बात हो। और प्रधानमंत्री भी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहे और सवालों का जवाब दें। लेकिन सरकार का कहना है कि मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए गृह मंत्री जवाब देंगे। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया। और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। चलिए अब देश की बात में बात रैलियों की करते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अब रैलियों के मोड में आ गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव करीब हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है। कोई रैली कर रहा है तो कोई इनकी योजना बना रहा है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रैली की, जिसमें उन्होंने कई वायदे किए, पुरानी पेंशन, नारी सम्मान, नारी को हर महीने 1500 रुपये इत्यादि देना। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी पंचायत चुनाव में जिस तरह से जीत मिली है, उसके बाद कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की मेगा रैली हुई। इस रैली का आयोजन धर्मतला इलाके में हुआ, जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। इस दिन 1993 को 13 कांग्रेस के राज्य सचिवालय मार्च के दौरान जो कार्यकर्ता थे पुलिस की गोली में मारे गए थे। इनका नेतृत्व तब ममता बनर्जी कर रही थी और तब वाम दल की सरकार थी। तो इस रैली को मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने संबोधित किया और इस दौरान भारी बारिश हुई, लेकिन ममता बनर्जी उनका संबोधन जारी रहा बारिश में। उधर राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। राज्य भर के अलग अलग क्षेत्रों में निकाली जाने वाली ये 3 यात्राएं सितंबर महीने में सामूहिक नेतृत्व में होंगी। इन तीनों यात्राओं का जो समापन है वो जोधपुर में होगा। इन यात्राओं में वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उत्तर प्रदेश और ये उप नेता जो है सतीश पुनिया भी शामिल होंगे। और इस बीच जो केंद्रीय मंत्रीगण है, राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी यात्रा में शामिल होंगे। और उस पर बात करने के लिए सतीश पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो ये 3 परिवर्तन यात्राएं हो रही हैं। बीजेपी तो एक बड़ी रैली करती आई है कि ये नीति में क्या बदलाव माना जाए इसे? नहीं, बदलाव नहीं है। चुनाव की तैयारी से पहले खूब सारे चरण से गुजरना होगा और इसके लिए खासतौर पर हम लोगों ने
जो शुरुआती दौर में सबसे पहले कोशिश की कि हमारा संगठन धरातल पर मजबूत हो, इसलिए 52,000 बूथ में से 50,000 बूथ तक आज हम फोटोयुक्त बूथ समिति गठित कर ली हम लोगों ने। और अब हमारे पन्ने के लोगों को मोटिवेट करने का अभियान चल रहा है। जो गुजरात की तर्ज पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति थी और पन्ना समिति, दूसरा पक्ष था हमारा जो एक पार्टी का जो क्रिएटिव काम होता है, हम 3 आयामों पर काम करते हैं, संगठन, रचना और आंदोलन। जो दूसरा पक्ष था जिसमें कोविड से लेकर उसके बाद तक जो मोदी जी के 9 साल हुए, उन सब में जो रचनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का काम हो सकता था, तो मोदी सरकार की बुनियादी जो नीतियां थी उनको घर घर तक पहुंचाने का, जो लाभार्थी थे उनको पार्टी से जोड़ने का, और तीसरा पक्ष था एजुकेशन का, जिसमें कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे थे जिसपे हमें लोक जागरण का काम करना था। और इसलिए अभी पिछले दिनों माननीय जेपी नड्डा जी ने नहीं सहेगा राजस्थान, इस तर्ज पर उस रैली की शुरुआत की। बीच बीच में जो मोदी सरकार ने राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के लिए जो काम किए, उसमें वंदे भारत भी शामिल है, उसमें भारतमाला भी शामिल है, उसमें जो बड़े प्रोजेक्ट हुए थे उनका शुभारंभ या शिलान्यास, ये काम किए। जैसे पिछले दिनों बीकानेर में लगभग 40,000 करोड़ के कामों का उन्होंने उद्घाटन किया, शुरुआत करी। तो 3 पक्षों पर काम किया और उसी पक्ष का ये नतीजा है कि अब हम लोग भविष्य में लगातार ये जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे हैं। ठीक है पुनिया जी, लेकिन जो बीजेपी के जानकार हैं उनका ये कहना है कि वसुंधरा राजे को साधने की, उनको समझाने की भी कोशिश हो रही है। देखिए, मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ जो एक खूबी है, जिसको अक्सर लोग कांग्रेस से उसकी तुलना जरूर करते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो विग्रह है वो स्थापित है 2018 से लगातार आज तक चलता आया। वो बाड़ाबंदी से लेकर तबादले तक एक लंबी फहरिस्त है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने कार्यकर्ता और शीर्ष नेता हैं उसमें सभी शामिल हैं, सबका सम्मान है और उस लिहाज से उनको यथायोग्य सम्मान भी मिलता है, उनकी भूमिका भी होती है। इसलिए आदरणीय वसुंधरा जी पार्टी की सम्मानित नेता है, पार्टी उनको उस नेता की तर्ज पर आज वो जेपी नड्डा जी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उस नाते राजस्थान में भी, और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते और एक वरिष्ठ नेता के नाते उनका जो पार्टिसिपेशन रहता है उसमें उनकी भागीदारी रहती है। नेता और कार्यकर्ता सबकी भूमिका निर्धारित होती है और हमारे यहाँ हर व्यक्ति का सम्मान भी है और हर व्यक्ति के लिए भूमिका भी। हमारे यहाँ व्यक्तिवाद, परिवारवाद या वंशवाद के आधार पर नहीं, हम लोग पार्टी के संसदीय दल के फैसले से बंधे हैं, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान है और सब लोग पार्टी के आलाकमान के फैसले के साथ जुड़कर और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पुनिया जी, आखिरी सवाल ये कि अशोक गहलोत सरकार का जो सोशल सिक्योरिटी बिल है वो पास हो गया है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान के लिए गेम चेंजर होगा, आपकी राय? देखिए, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि वो अक्सर योजनाओं के आधार पर कुछ पॉपुलिस्टिक स्कीम्स के आधार पर लोगों को यानी वोटर्स को चुनाव के 11 नंबर पर जब काउंटडाउन शुरू हो गया तब वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। फ्रीबीज के जरिए जो रेवड़ियां बांटने का अक्सर जुमला चलता है, इसी तर्ज पर सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल तो उन्होंने खूब लाए, राइट टू हेल्थ लेकर आए, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, और भी बहुत सारे बिल्स हैं। लेकिन अशोक गहलोत सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कथनी और करनी का फर्क, दूसरा एग्जीक्यूशन का फर्क, क्रियान्विति का असर, यानी घोषणा और कागज और उसके बाद धरातल, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा, वो यदि ये काम 18 में करते जब सरकार आई तब मैं मान लेता, हाँ सरकार ढलान पर है, और यदि वो 2018 में करते मैं मानता, 2023 में जो चुनाव की बिल्कुल सर पर है, ऐसे में वो केवल वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, फेस सीविंग के लिए इस तरीके की घोषणाएं करते हैं। लेकिन राजस्थान में ये तय है कि राजस्थान की सरकार बदलती है परसेप्शन पर, राजस्थान की सरकार बदलती है एंटी इनकम्बेंसी पर, राजस्थान की सरकार बदलती है मुद्दों पर। मुझे लगता है कि इस बार केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, एक रिजेंटमेंट सरकार के खिलाफ है, वो कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून तमाम मुद्दों पर।
इसलिए अब वो जो घोषणा करेंगे उस पर जनता विश्वास कतई नहीं करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी जुड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि विश्वास नहीं करेगी और कथनी और करनी में फर्क होता है। लेकिन आपको बता दें हुआ क्या है, आज राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी बिल पास हो गया। तो राजस्थान में हर परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिल गई है। राजस्थान विधानसभा में चर्चा के बाद न्यूनतम आय गारंटी बिल पास हो गया है। इसके तहत हर परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी और बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। दूसरा बिल है सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022। इस बिल में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय किए गए हैं और राज्य सरकार नकल विरोधी कानून में संशोधन के लिए ये बिल ला रही है और इसके तहत पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। और अब बात मध्य प्रदेश की। ग्वालियर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। वैसे पहला मौका है जब गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर आया और सिंधिया परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं है। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में वायदों की झड़ी लगाई और बीजेपी भी यहां पर आक्रामक थी। ग्वालियर में उनके खिलाफ नारे लगे। खुद मुख्यमंत्री ने भोपाल में मोर्चा संभाला। मेला ग्राउंड पर कांग्रेस की जनसभा में प्रियंका ने जनता को राम राम कहा ब्रजभाषा में। श्री कमलनाथ जी फिर प्रदेश सरकार को घेरा, लोगों के लिए 6 गारंटी दी। पुरानी पेंशन लागू करने, नारी सम्मान में हर महीने 1500 रुपए देने, 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर बिजली हाफ, किसान कर्ज माफी, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाना। और फिर केंद्र सरकार को घेरा, विपक्षी एकता और मणिपुर की बात कही। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए। ग्वालियर में पहले प्रियंका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गईं। ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया पर इतिहास में लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध करने और देशद्रोह जैसे आरोप लगते आए हैं, लेकिन यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। पूछा, राजस्थान में मासूम बेटियों पर अत्याचार कब रुकेगा? नारेबाजी हुई, प्रियंका पर पर्चे फेंके गए। खुद मुख्यमंत्री ने भोपाल में सवालों का मोर्चा संभाला। मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस ग्वालियर की अहमियत समझते हैं। ग्वालियर चंबल में 8 जिले हैं, 230 में से 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 34 में से 26 कांग्रेस के पास आई थी, 7 बीजेपी तो 1 बसपा को। बसपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर भी थी और कई सीटों पर उसे निर्णायक वोट भी मिले थे। खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र बमुश्किल 3000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार आश्वस्त हैं। पिछली बार ग्वालियर चंबल में 3 बड़े कारण थे। वो बड़े कारण ये थे कि वहां 2 अप्रैल का दंगा हुआ था, एससी वर्ग एकदम भाजपा के खिलाफ चला गया था। दूसरा बड़ा कारण था कि किसान धोखे में आ गया था कांग्रेस के 2 लाख रुपए के कर्जे के। और तीसरा कारण कि सिंधिया जी जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था। चुनाव अभियान के प्रभारी थे वो और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। इस बार ये तीनों कारण नहीं है ग्वालियर चंबल में, इसलिए कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। दावे हैं, प्रतीक है, सियासत है। ग्वालियर में कांग्रेस ने जनता से कहा, बीजेपी जय बे बारी है, कांग्रेस आए बे बारी है। हालांकि जनता ने क्या तय किया वो तो वही जाने। इतना जरूर है कि ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं वो प्रदेश की सत्ता के लिए अहम चाबी हैं। ग्वालियर से अपने सहयोगी देव श्रीमाली और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के यहाँ भी छापे पड़े। आईएएस अधिकारी जेपी मौर्य, रानू साहू पर भी छापे पड़े हैं। कोरबा नगर निगम कमिश्नर के यहाँ भी छापे पड़े। रायपुर, रायगढ़ और कोरबा में बताया जा रहा है ये छापे पड़े हैं। देश की बात में आगे हम आपको बताएंगे, मोदी सरने मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। मोदी सरने मामले में सजा पाए राहुल गांधी की सजा पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। सजा पर रोक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और पिटिशनर की ओर से यह आर्ग्यूमेंट थी कि उनकी जो सदस्यता है वो 111 या 120 दिन से वो ये ऑलरेडी सफर्ड, उनकी सदस्यता आज नहीं है, इसके लिए उनको जल्दी है, इंटरिम रिलीफ चाहिए। ये सब सुनने के बाद कोर्ट हैज ऑलरेडी इश्यूड द नोटिस and said that we may file the reply within 10 days and सुनवाई 4 अगस्त को रखी हुई है। ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तक तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। हालांकि सुनवाई के दौरान बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस BR गवई ने कहा कि मेरे पिता 40 साल तक राजनीति में कांग्रेस के सहयोगी रहे, मेरे भाई अब भी राजनीति में हैं। ऐसे में इस केस की सुनवाई में दिक्कत है। दोनों पक्ष तैयार होंगे तो ही सुनवाई करेंगे। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और गुजरात सरकार की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। इस पर जस्टिस गवई ने आगे कहा कि मेरे पिता सिंघवी के पिता और जेठमलानी के पिता के अच्छे दोस्त थे। मैं एक चुनावी मामले में जूनियर के तौर पर राम जेठमलानी के साथ पेश हुआ। दरअसल राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा दी गई है, जिसके चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। लिहाजा अब 4 अगस्त का दिन काफी अहम होगा और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ये तय कर देगी कि आखिरकार राहुल एक बार फिर संसद में पहुंचेंगे या फिर उनकी अयोग्यता बरकरार रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पक्ष में है कि विवाद को निचली अदालत की बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। अदालत ने कहा है कि निचली अदालत को नहीं बल्कि इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट को करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी की भलाई इसी में है कि मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुने। संवेदनशील मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में हो, क्योंकि ऐसे मामलों में देरी से बेचैनी बढ़ती है। हाई कोर्ट इन मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से विवाद से जुड़ी अर्जियों का ब्यौरा भी मांगा है। कोर्ट ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रिपोर्ट भी मांगी है कि इस तरह के कितने ऐसे मामले हैं जो इस समय विचाराधीन हैं मथुरा की सिविल कोर्ट में, और उसके बाद उनके नेचर को देखने के बाद, उनकी रिलीफ को एग्जामिन करने के बाद ही उन सारे सूटों को भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर की। ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसी साल 26 मई को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस विवाद पर सुनवाई
मथुरा की निचली अदालत में नहीं चलेगी, बल्कि हाईकोर्ट ने ये सारे केस अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो चाहता है कि हाईकोर्ट इन मामलों को सुने, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए तो ये मामला अयोध्या की राह पर चलेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद भी सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही सुना था। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। आज मुंबई में जमकर बारिश हुई है। मुंबई में आज तेज बारिश से कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। कई इलाकों में तो कमर तक पानी भर गया और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मुंबई के साइन सर्कल पर भी जबरदस्त बारिश से जल भराव हो गया। हालांकि अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। जल भराव के चलते मुंबई के 12 से ज़्यादा रास्तों पर बसों को डाइवर्ट करना पड़ा। अंधेरी सबवे को भी बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को परेशानी जाहिर तौर पर काफ़ी हुई। और मुंबई से इन्हीं दृश्यों के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।